नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने झूठे आंकड़े पेश करके ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष ने ममता की ओर हाथ बढ़ाया है मदद का। इसके अलावा बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट देने वालों का खून खराबा करने की बात की गई है। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जवाब दिया है अमित शाह के आरोपों का, उन्होंने कहा है कि वो ठीक से आंकड़े पढ़ते भी नहीं है और उन्होंने झूठे आंकड़े पेश करके बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। आज मैं देख रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और ममता बनर्जी जिस तरीके से पब्लिक रैलीज में अटैक करती है, जितना एग्रेसिव होती है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतनी ही वो अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्होंने जवाब तो दिया, जवाब राजनीतिक ज्यादा था और हकीकत कम। जी। और सबसे मजेदार बात क्या है उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो ये नहीं बता सकी कि उन्होंने बंगाल की इस 10 साल की अवधि में, अपने शासनकाल में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए हैं। क्योंकि अब ममता बनर्जी को इस सवाल का जवाब देना होगा कि जनता को जो आपने घुट्टी पिलाई थी जी, वामपंथियों से सत्ता हड़पने से पहले, कि वो परिवर्तन करेंगी, तो वो परिवर्तन क्या है ये बताएं। जी। और जिस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही थी, तो बंगाल के लोग उसे सुनकर हंसी रहे होंगे। भाई, आप कह रही हो कि भाई सड़क बहुत अच्छे हैं, तो देश की जनता, वहां बंगाल की जनता तो सड़कों को देख रही है। वो ये भी देख रही है कि किस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने किस तरह का एक्सप्रेसवे बनाया, किस तरह का हाईवे बनाया। आपने क्या बनाया? उसका कोई वीडियो, कोई आप उसको बोस्ट कर सकती है? बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने अपने पहले टर्म में, पिछले टर्म में तो काम ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पहले टर्म में उन्होंने रोड को चकाचक कर दिया था। जी। तो सारे मीडिया वाले दिखा रहे थे। आपके तो फ्रेंडली मीडिया वाले दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। जरा दिखाइए किस तरह की सड़कें आपने बनाई है, किस तरह के हॉस्पिटल्स आपने खोले हैं, किस तरह के जो है आपने स्कूल्स खोले हैं, किस तरह के कॉलेजेस खोले हैं, किस तरह के इंडस्ट्रीज लगाई हैं। उसकी तस्वीरें तो होंगी, या सिर्फ जुबान पे सिर्फ भाषणबाजी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो। जवाब वहां की जनता मांग रही है कि एम्फन तूफान के लिए जो पैसा आया था वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पॉकेट में कैसे चला गया, इसका आप जवाब दें। जी। और इसलिए चूंकि जवाब नहीं है, तो आप जवाब के बदले जो सवाल पूछे जाते हैं अमित शाह के द्वारा या बीजेपी के द्वारा, तो आप उसके टेक्निकल जवाब, ये टेक्निकल जवाब जी, ये ब्यूरोक्रेट्स तैयार करते हैं। इससे आप बहस में, टेलीविजन डिबेट्स में, असेंबली के अंदर खाना पूर्ति के लिए आप जवाब तो दे देंगे, जी, लेकिन ऐसे जवाबों से वोट नहीं मिलते हैं। वोट तब मिलते हैं जब उसके साक्ष्य, उसके प्रमाण हो, जब वहां की जनता खुद कहे कि हां, ममता बनर्जी के आने से पूरे बंगाल में रोड का कायाकल्प हो गया। जी। उनके आने से सारे हॉस्पिटल्स बिल्कुल नंबर 1 हो गए। मैं आपको बता दूं, कलकत्ता में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो जिस तरह का वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था है, लोग डरने लगते हैं। जिनके रिश्तेदार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह में होते हैं, वो पहला काम यही करता है कि भाई कलकत्ता से उठा करके उसको पहले दिल्ली लेकर के आ जाओ, बेंगलोर लेकर के आ जाओ, मुंबई लेकर के आ जाओ। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो खैर, राजनीति है, चुनाव भी है, तो आरोप प्रत्यारोप का जो है वो सिलसिला वो चलता रहेगा। कोई तरफ से कहा जाएगा भाई टोलबाजी चल रही है, तो कट मनी खाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने कल एक नया शब्द का जो है इजाद किया, वो बांग्ला में ज़्यादा वो नहीं माना जाता है बुरा, कि भाई चिटरबाजी जो है पार्टी है। तो खैर वो चल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है चुनाव।
जी मनीष जी, जिस तरीके से ममता ने बातें कही हैं कि 1 करोड़ जो नौकरियां हैं वो सृजित की गई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वहां पर कम हुआ है, 22,000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश वहां पर हुआ है, तो ये सारी जो बातें हैं ये किस बेसिस पर उन्होंने कही है? देखिए, ये मैंने बताया नहीं, ये सारे जो आंकड़े होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स तैयार करते हैं। जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो जीडीपी आज तक मैं आपको बता रहा हूं, वो आज तक किसी भी की सरकार हो, आप मुझे सवाल पूछिएगा, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो पूरा कागज बना करके दे देंगे। आंकड़ों के साथ एक बड़ी खूबी है जी कि आंकड़े तो आंकड़े होते हैं, उसको कोई भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है, इसलिए आंकड़ों से वोट नहीं मिलते। जीडीपी में आप सबसे आगे चल रहे हैं देश के अंदर में, तो वहां से माइग्रेशन क्यों हो रहा है? अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया है जो आप कह रही हैं, तो बंगाल के लड़के लड़कियां वो नोएडा में, गुड़गांव में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? जी, इसका कोई जवाब देगा? आप आंकड़ेबाजी से आप लोगों के विश्वास को जीत जाएंगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है और ना होगा। तो ये बेकार की बातें हैं। ममता बनर्जी को कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे इस चुनाव में बचने के लिए। जी, और शरद पवार जो है उन्होंने भी कहा है कि वो ममता के पक्ष में वहां पर प्रचार करना चाहते हैं, और इससे पहले जो है एक और नेता ने भी ये कहा था कि जो आईपीएस अधिकारियों का फैसला जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लिया है वो इंटरफेयर करने जैसा है ममता सरकार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे बाहरी अब जो है वो आएंगे ममता बनर्जी को जिताने के लिए। पता नहीं शरद पवार बंगाल में जाकर के कौन जादू चलाएंगे। महाराष्ट्र के तो वो लीडर हैं, लेकिन बंगाल में वो एक विधायक भी जितवा दे मुझे तो नहीं लगता जी। लेकिन मदद के लिए आ गए। केजरीवाल भी वहां पे पहुंच जाएंगे। केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं ममता बनर्जी के समर्थन, भाई तुम्हें वहां जानता कौन, पहचानता कौन? वहां पे खेल कुछ और चल रहा है। ये लोग जो है यहाँ पे ख्याली पुलाव बना रहे हैं। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में कोई बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी को बचाने के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में कौन कौन आएंगे तो मालूम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग होंगे, उसमें अकाली दल के लोग हो सकते हैं, इसमें मायावती, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तो स्टालिन जी। मैं बताइए, डीएमके का आदमी जो है बंगाल में जो है वहां पे वो दार्जिलिंग में जाकर के वोट मांगेंगे और वो तृणमूल को जितवा देंगे। ये हालत हो गई है ममता बनर्जी की। जी, और जो खास बात ये है कि जो 5 राज्य हैं उनमें से जो जिनमें से ये लोग आएंगे उनमें से जो 3 हैं वो कांग्रेस शासित हैं। और तो ये सारी चीजें हो रही है। आप देखिए कि ये खेल कुछ और है। इन लोगों के कहने पे तो वहां पे कोई मुखिया न जीते जी, लेकिन फिर भी ये बवाल मचा रहे हैं। इसका मतलब कि राजनीति का कुछ और ही दांव खेला जा रहा है। जी। ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं? ये मुद्दा उठा रहे हैं वही जो मुद्दा सीए के दौरान उठा था, जी। आर्टिकल 370 को हटाने के दौरान उठा था। ये अभी किसान जो हो रहा है इसमें उठा था। शरद पवार की बातचीत हुई ममता बनर्जी से। जो बंगाल के जो तृणमूल समर्थित बंगाली अखबार से हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं जो तृणमूल को समर्थन करते हैं बंगाल के अंदर में, उनकी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो उसमें यह बताया जा रहा है कि ये शरद पवार जो है वो एक नया नुस्खा बता रहे हैं ममता बनर्जी को कि ये जो 3 कानून आए हैं फार्म बिल के, उसके खिलाफ आप खड़े हो जाए। अगर आप खड़े हो जाते तो हम लोग पहुंचेंगे। ममता बनर्जी एक मीटिंग करने वाली है कि जिसमें देश भर से नेताओं को बुलाएगी और इस फार्म बिल के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगी। तो शरद पवार ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी आप ये जो कृषि कानून है उसके खिलाफ आओ, फिर हम लोग सारे लोग मिलके आपके उस आईपीएस ऑफिसर्स को जो बुलाया गया है उस पे हम आपके साथ आएंगे। एक मोदी सरकार किस तरीके से राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है, इसके ऊपर हम लोग मिलजुल करके एक मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अच्छा, मोर्चा खोलने से क्या होगा? आप बंगाल के चुनाव में जी। आप बीजेपी से लड़ना चाहते हो या देश भर में कोई नया थर्ड फ्रंट खोलना चाहते हो? यूपीए का कुछ अलग लड़ाई लड़ना चाहते हो? और ममता बनर्जी इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है कि वो लगातार इन लीडर्स के संपर्क में आकर के वो नया खेल में जो है वो शामिल हो रही है। हकीकत क्या है? हकीकत बहुत ही सिंपल है। बंगाल के लोग वोट करने वाले हैं ये सब इन सब मुद्दों पे नहीं,
वहां वोट बीजेपी और तृणमूल के बीच फैसला करना है। और ममता बनर्जी किस चक्कर में फंस रही है? तो ममता बनर्जी इन लीडर्स के दबाव में फंस के वो दरअसल एक महागठबंधन का, जो शरद पवार बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, वो ममता बनर्जी को एक तो अंडर कॉन्फिडेंट करके वहां पे एक महागठबंधन क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें वामपंथी भी हो, कांग्रेस भी हो और तृणमूल कांग्रेस भी हो। आप देखिएगा अगले 3-4 दिनों में इस तरह की खबरें सामने आएंगी कि ये लोग कहेंगे कि भाई क्यों ना बीजेपी को हराने के लिए तमाम सेक्युलर पार्टीज एक जगह आ जाती हैं। ममता बनर्जी पहले ही इस तरह के एडवांसेस को, इस तरह के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी को उस समय लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगी। ये बीजेपी को तो पिछली बार सिर्फ 3 सीट्स आई थी। वो 3 सीट से कितना जाएगा? 30 जाएगा, 50 जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 जाएगा। और इसी आधार पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना कि भाई डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकेगा, मतलब 99 सीट्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम, और तृणमूल बहुत आसानी से वहां पे सरकार बना लेगी। लेकिन ये सब किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बंगाल 30% मुसलमान हैं। ये मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव से पहले लड़ रही थी, जब लोग कह रहे थे कि मैं बीजेपी कितना ज्यादा सीट लेकर के आ गई, ये सारे लेफ्ट लिबरल कमा, ये सेकुलर एनालिस्ट कि ज्यादा से ज्यादा 160, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 180 आया, 182 आया, उससे ज्यादा थोड़ी मोदी के नाम पे आएगा। और कोई ये कहता था कि बीजेपी अपने बदौलत बहुमत लेकर के आ जाएगी, तो लोग कहते थे कि भाई बेकार, तुम्हें जरा सा भी हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं है। ये वही लोग हैं जो चुनौती देते थे कि भाई अगर बीजेपी बार बार ये मंदिर मस्जिद करते रहती है, वो डिक्लेयर कर दे कि भाई हम आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, और इसी मुद्दे पे एक चुनाव लड़ ले, अगर देश में उसको बहुमत मिल जाता है तो वो आराम से अपना मंदिर बना ले। मतलब ये कि इन पार्टियों को, तथा कथित सेकुलर पार्टीज के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन था कि मुसलमानों के वोट के बिना हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। 2014 में ये पूरी थ्योरी मोदी ने अपने कैंपेन से, अपने लीडरशिप से चकनाचूर कर दिया। लेकिन रस्सी जल गई, ऐठन गई नहीं। बिल्कुल। 2019 आया, तब भी कहते थे भाई पिछली बार, वैसे कहते थे पहले कि भाई कोई मोदी के नाम पे कोई वेव नहीं है। 2014 रिजल्ट आने के बाद कहते कि हाँ ये वेव था, हम लोगों से मिस्टेक हो गया। 2019 आया तो भाई पिछली बार तो वेव था, इस बार कहाँ? नोटबंदी कर दिया तो ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरह की कहानी। 300 पार कर गई बीजेपी। अब ये कहते कि नहीं देखो लीडरशिप की प्रॉब्लम है, मोदी को चुनौती देने वाला कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए लोग उसको वोट दे देते हैं। लेकिन लगातार हर राज्यों में भी बीजेपी जो है बढ़ती चली जा रही है जी। तो इन लोगों के पूरे थ्योरम का, इनकी राजनीति का पूरा टेस्ट पश्चिम बंगाल में होना है कि 30% मुस्लिम वोटर्स जहां मौजूद हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के साथ अगर चुनाव जीत जाती है, इनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। ये तमाम ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और इसे बचाने के लिए ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये तमाम ये जो समाजवादी पार्टी, तो बीएसपी, तो ये तमाम लोग ये शरद पवार को पुश करके ममता बनर्जी के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हार गई तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी पूरे देश भर में। लेकिन इसको बचाने का जो सबसे सही तरीका यही होगा कि कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल सब लोग एक साथ मिलके बीजेपी से लड़े। और यही रणनीति में वो ममता बनर्जी अब घिरती हुई नजर आ रही है। जी, जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि जो हर कोई है वो बीजेपी के पीछे पड़ गया है और एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो जैसा कि बंगाल में देखा गया है हाल ही में कि दीवारों पर लिखा गया है बांग्ला भाषा में कि बीजेपी के पक्ष में एक भी वोट पड़ा तो यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। तो ये किस बात का संकेत देता है?
देखिए, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल ही बैकफुट पर चली गई है। ये जो आप बात कर रही हैं, बहुत सारे इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में जो है हर जगह नजर आ रहा है, लेकिन अब तो और भी बंगाल के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, ये गुंडे ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर ममता के खिलाफ वोट दिया तो हाथ काट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो खून की नदियां बहा देंगे। तो ये डेमोक्रेसी का स्तर, ये हारने का माने हार को बर्दाश्त नहीं कर पाने का, और ये जो बैकफुट पर जो कांग्रेस पे ये तृणमूल कांग्रेस गई है, उसकी ये सब निशानी है। क्योंकि इसके लोग तो लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि तृणमूल से जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं, ये अभी बस ट्रेलर है जी, ये सिर्फ ट्रेलर है। कई सारे लोग अभी पार्टी छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर मनीष, जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ने की बात की, तो वहाँ पर राजीव बनर्जी को लेकर भी सस्पेंस जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है। उन्होंने पार्थ चैटर्जी से मुलाकात की है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने नाराज़गी जताई थी पार्टी को लेकर, लेकिन अभी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, राजीव बनर्जी वहाँ पे वन मंत्री हैं, फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। ही इज़ अ बिग सीनियर लीडर ऑफ टीएमसी। अब वहाँ पे ये हो रहा था कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के नाम से पोस्टर्स निकल गए थे, तो इनके भी पोस्टर्स निकल गए, वो नाराज चल रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो हाईकमांड की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि इससे भाई बातचीत करो। पहले तो शुभेंदु अधिकारी से जब ये सब हो रहा था और भी तमाम लीडर्स के साथ जब कुछ हो रहा था, तो ममता बनर्जी ये स्टैंड रखती थी कि भाई ये बेकार के लोग हैं, जाने दो, कोई बातचीत नहीं, मैं अकेली लड़ूंगी, मैं बिल्कुल अकेली लड़ूंगी, ये सबको जाने दो, ये बेकार के लोग हैं, ये गद्दार हैं, इन लोगों को बिल्कुल पार्टी से बाहर करो। लेकिन ये जो एक्सोडस हो रहा है, उसका नतीजा ये है कि पार्टी अब एक एक लीडर को रोकने के लिए अब मिन्नतें करने पे आ गई है। और इसलिए इनको बोला गया भाई पार्थ चैटर्जी से आप बात करें। मीडिया वाले वहां पे गए, उनसे पूछताछ की कि भाई आप वहां पे गए, क्या बातचीत हुई? बोले कि भाई अभी तो मैं तृणमूल में हूं, हमको कहा गया कि भाई आपके जो प्रॉब्लम्स है वो पार्थ चैटर्जी सुनेंगे। वो पार्थ चैटर्जी को मैंने बता दिया, और उनको मैंने क्या बताया है नहीं बताया है ये मैं तो मीडिया में नहीं बता सकता, पार्टी की एक डिसिप्लिन है। लेकिन उन्होंने अपने तेवर से बिल्कुल साफ कर दिया है कि जैसे ही कुछ समय बीतेगा और जैसे ही चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाएगी, ये तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे। और जो छोड़ रहे हैं, इनकी वजह क्या है? ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, कोई कह रहा है 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, जब से तृणमूल कांग्रेस बनी है ममता बनर्जी के साथ ही मैं रहा हूं, और आज ये 22 साल का लड़का हमें राजनीति सिखाएगा। ये एमबीए करके आया हुआ ये प्रशांत किशोर के बारे में ये हमें बताएगा भाई राजनीति कैसे करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी है। तो ये अपमान तो हम नहीं सह सकते। तो ये तो बयान है, हकीकत इसके पीछे की क्या है? वो ये है कि ये सारे मंत्री, ये एमएलए तृणमूल कांग्रेस के, उनको अपने इलाकों से उस तरह के वाइब्स मिल रहे हैं, ये फीडबैक मिल रहा है कि ममता बनर्जी तो गई, अब तृणमूल को बचाया नहीं जा सकता, आप भी नहीं बचोगे। और इसलिए ये लोग ममता की डूबती हुई नाव को छोड़ के वो बीजेपी के रथ पे सवार होना चाह रहे हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप काम एंड चेंज द गेम। इसे फॉलो करके जिस तरीके से अमित शाह ने शांत रहकर बंगाल के अंदर पूरा गेम चेंज कर दिया है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने दुश्मन को यानी कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था। इस वजह से वो गलती पर गलती करती चली गई। लेकिन अब देर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर अब वो सुधार करना भी चाहेंगी तो भी उनके पास वक्त नहीं है, और बंगाल की सत्ता उनके हाथ से फिसलना जो है वो जाहिर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।